आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इलिक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक पर बल की गणना करेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहली बात में गतिमान चालक के दो शब्दों पर ध्यान दें। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और इसमें जो गति कर रहा है वो चालक है। इस बात को बोर्ड पर देखें अपन। यहाँ बोर्ड पर चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित है, बी तीव्रता का चुंबकीय, जिसे क्रॉस के निशान से प्रदर्शित किया है। ये क्रॉस के निशान का चिन्ह ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और जहाँ क्रॉस का चिन्ह होता है वहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बोर्ड के तल के लंबवत होता है। बोर्ड के तल के लंबवत। अब कॉपी पे बनाएंगे तो कॉपी के तल के लंबवत होगा। और कहाँ से? बोर्ड के बाहर से बोर्ड के अंदर की ओर यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यहाँ क्रॉस के चिन्ह से चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित है। इसकी दिशा बोर्ड के तल के लंबवत है और बाहर से अंदर की ओर। इस चुंबकीय क्षेत्र को हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करा है। और एक चालक है जिसकी लंबाई L है। चालक का मैंने जिसमें से होकर धारा प्रवाहित हो आसानी से वो चालक है। XY चालक है जिसकी लंबाई L है और इस चालक को हम v वेग से चलाना शुरू करते हैं। v लिखा मैंने, v वेग से चलता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत देख लें हम कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे बोर्ड के तल के लंबवत यूं है बाहर से अंदर की ओर और चालक ऐसे चल रहा है, माने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चल रहा है। कितने वेग से? मैंने कहा v वेग से चल रहा है। और ये किसी समय dt में और कहाँ से xy स्थिति से x डैश y डैश स्थिति में पहुंच जाता है। कितने समयांतर में? dt समयांतर में ये l लंबाई का xy चालक v वेग से चलता हुआ और x डैश y डैश स्थिति में पहुंच जाता है। तो dt समय में इसने कितना क्षेत्रफल तय किया, उस क्षेत्रफल को हम अगर dA से प्रदर्शित करें तो क्षेत्रफल बराबर हमको पता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। dt समय में जो क्षेत्रफल बना है वो x डैश y डैश y इतना क्षेत्रफल dt समय में इसने कवर किया है। किसने? xy चालक। ये क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई के फॉर्मूला से। तो dA बराबर लंबाई को l लिख लेते हैं अपन और चौड़ाई x से x डैश तक की दूरी ये चौड़ाई हो जाएगी x डैश चौड़ाई या y डैश भी लिख सकते हैं। लेकिन x डैश या y डैश का मान भी निकाल सकते हैं। अरे हमारा ये चालक एक समान चाल v से चल रहा है तो दूरी बराबर समय गुणित चाल होता है। तो हम लिख सकते हैं x डैश बराबर लिखेंगे, देखो अपन चाल गुणित समय, तो चाल को v लिख देते हैं, समय को dt लिख देते हैं। दूरी बराबर, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। वही बात मैंने लिखी है x डैश दूरी जिसको y डैश भी कह सकते हो बराबर चाल को v लिख दिए और x y डैश तक जाने में लगा समय dt है तो हम लिख देंगे x डैश बराबर v इंटू dt लिख देंगे। ये मान x डैश का हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। चलो इसका नाम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। तो क्षेत्रफल dA बराबर आ जाएगा L को L लिखें
एक्स डैश को v इंटू डी टी लिख लेते, समीकरण 2 आ गई। ये डी का मान निकाला अपन ने, देखा। लेकिन फ्लक्स देखे अपन, फ्लक्स डी फाई बराबर बी इंटू डी ए होता है, बने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्व क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो हम ये लिख सकते हैं फ्लक्स डी फाई फ्लक्स से बराबर बी को बी लिख लेते, डी का मान यहाँ से देख के लिखते एल इंटू वी इंटू डी। ये डी फाई फ्लक्स का मान निकाला पर, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, देख लो डी टी समय में डी फाई परिवर्तन हुआ। हमने पढ़ा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, जब कभी फ्लक्स परिवर्तन होता है किसी परिपथ में तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। वो विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला है, लिख देंगे हम इसमें। डी फाई का मान लिख लें समीकरण 4 में, समीकरण 3 से डी फाई का मान लिखेंगे तो आएगा E बराबर, और माइनस को माइनस लिखे, डी फाई को बी एल वी इंटू डी टी लिखेंगे, और बचे में डी टी करेंगे। डी टी से डी टी कट भी जाएगा, तो विद्युत वाहक बल जो इस एक्स वाई चालक में उत्पन्न होगा कब, डी टी समांतर में, तो उसको हम लिख सकते हैं, देख लेते हैं अपन यहाँ पर E बराबर माइनस बी एल वी। इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा इसमें, काय कारण, इसकी गति के कारण, क्योंकि ये जब गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा। चुंबकीय क्षेत्र माने क्षेत्र रेखाएं परिवर्तित होंगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इस कारण से इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। लेकिन एक बात और है, अगर हमारा चालक एक चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत ना होकर किसी कोण पर झुका हुआ हो, मान लो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर झुका हुआ हो, फिर संबंध आ जाएगा E बराबर माइनस बी एल वी और साइन थीटा में। तो थीटा कोण पर अगर ये चालक झुका है चुंबकीय क्षेत्र से, तो क्या होगा, ये जो है V के दो घटक हो जाएंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो V cos थीटा हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत V sin थीटा हो जाएगा। तो हमको V sin थीटा लेना होगा, इसलिए लिखेंगे E बराबर माइनस बी एल वी साइन थीटा। इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो हमने देख लिया, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक गति करता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। जिसका फॉर्मूला हमने अभी निकाला है E बराबर माइनस बी एल वी साइन थीटा। अगर थीटा बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, तो विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा, देखने पर। लेकिन अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, बने क्षण ये चालक है चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत है, 90 डिग्री है, तो अधिकतम विद्युत वाहक बल होगा और उसका मान हो जाएगा E बराबर माइनस बी एल वी। ये हमने समीकरण पढ़ा है कब, जब ये जो है चालक और चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमने पढ़ा है। विद्युत वाहक बल फिर से देखना हम, ये हमने क्या निकाला है, विद्युत वाहक बल। ये चालक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, क्षेत्र के लंबवत गतिशील है, इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, वो होगा E बराबर माइनस बी एल वी साइन थीटा, या E बराबर माइनस बी एल वी कब, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री। ये हमने पढ़ लिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमने पढ़ लिया है। चलो इसके बाद हम पहले फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे और इसके बाद में हम
आगे बढ़ेंगे तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, ये दाहिना हाथ है, ये दाहिना हाथ है। इसकी प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत कर लें। देख ले यहाँ पर ये ये जो उंगली है 4 फिंगर, अब फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम पढ़ेंगे। दाहिने हाथ के नियम के लिए दाहिने हाथ की प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत कर लेते। ये अनामिका है या क्या 4 फिंगर, ये बीच की उंगली मध्यिका जिसे मध्यमा भी कहते हैं, और ये अंगूठा हाथ तीनों एक दूसरे के ठीक लंबवत है। ये जो उंगली है 4 फिंगर जिसे कहते हैं, ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और ये मध्यिका है ये धारा की दिशा को बताती है, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र ये 4 फिंगर की दिशा में हो और चालक में धारा अगर यहाँ देख रहे पर मध्यिका की दिशा में बहे तो चालक पर बल काम करता है। वो बल किधर? अंगूठे की दिशा में चालक पर बल काम करता है। फिर से देख ले, यदि हम दाहिने हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत कर लें, ये जो 4 फिंगर है अनामिका, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और मध्यिका ये चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक पर एक बल काम करने लगता है। वो बल अंगूठे की दिशा में कार्य करता है। इस नियम को फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के 2 नियम है, एक बाएं हाथ का नियम भी है, एक दाएं हाथ का नियम भी है। ये दाएं हाथ का जो नियम है, ये इससे हमको धारा की दिशा प्राप्त हो जाती है। फिर से देख लें, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठे की दिशा में चालक गति करे, माने अंगूठे की दिशा में चालक पर बल काम करे, तो मध्यिका की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इसको दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। एक बार फिर देखें, दाहिने हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत करें, और जो 4 फिंगर है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और चालक पर बल की दिशा यहाँ देख रहे हैं अपन। अगर चालक में धारा मध्यिका की दिशा में प्रवाहित हो तो चालक पर अंगूठे की दिशा में बल लगता है। इसका फिर से देखें अपन, इसका उल्टा देखें अपन। यहाँ देखें, दाहिने हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत किया है हमने। ये 4 फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करे, और चालक अंगूठे की दिशा में गति करे, तो चालक में मध्यिका की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक अंगूठे की दिशा में गति करे तो चालक में मध्यिका की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ये फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम धारा की दिशा बताता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बल की दिशा बताता है। ये फ्लेमिंग का हमने दाहिने हाथ का नियम पढ़ा, और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के बाद हम कुछ देखने जा रहे हैं। यहाँ अभी हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करी थी। इसके बाद हमने फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम पढ़ा है। इस नियम के अनुसार हमने पढ़ा था, अगर दाहिने हाथ की प्रथम 3 उंगलियां परस्पर लंबवत करते हैं, और अगर ये प्रथम जो उंगली 4 फिंगर है, इसकी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो, और अंगूठे की दिशा में चालक पर बल लगाएं, माने चालक अंगूठे की दिशा में गति करे, तो चालक में धारा बहने लग जाती है। वो धारा मध्यिका की दिशा में वो धारा प्रवाहित होने लग जाती है। अब लेंज का नियम पढ़ने जा रहे हैं। लेंज नियम बहुत महत्वपूर्ण लेकिन सरल नियम है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। लेंज नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं।
और ये नियम असल में ऊर्जा संरक्षण के नियम के समतुल्य है। मैंने एक बंद कुंडली ले ली है, जिसे बंद परिपथ के नाम से भी पुकार सकते हम, और इसमें एक धारा मापी जोड़ लिया। देखिए धारा मापी कैलोरीमीटर जिसे जी से प्रदर्शित किया है। ये चित्र क्रमांक 1, चलो एक चित्र क्रमांक 2 है, और एक चुंबक हमने ले लिया। चुंबक का एक एन ध्रुव है, दूसरा एस ध्रुव है, और इस चुंबक को हम एक तो कुंडली की ओर गति दे सकते हैं और एक कुंडली से परे गति दे सकते हैं। चित्र क्रमांक 1 में चुंबक के एन ध्रुव को हम कुंडली की ओर ला रहे हैं। जैसे जैसे एन ध्रुव ये कुंडली के पास में आएगा, बंद परिपथ के पास में आता है, तो हमको पता है इस कुंडली में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि से इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा बहने लग जाती है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धारा बहने लग जाती है। जहाँ पर धारा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, वो उल्टे ध्रुव की भांति वो जो फलक है, वो इस कुंडली का वो जो फलक है, वो उल्टी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो कुंडली का ऊपरी से ऊपरी फलक जो एन ध्रुव की ओर है, ये फलक खुद भी उल्टी ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। तो देखें अपन, यदि चुंबक के एन ध्रुव को हम और कुंडली के पास कॉइल सी की ओर लाते हैं, तो हम पाते हैं कि इस कुंडली में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। परिवर्तन होता है लेकिन वृद्धि होती है। इससे एंटी क्लॉकवाइज धारा बहती घड़ी के विपरीत, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है, अतः एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अब ये हम एन ध्रुव पास ला रहे और चालक खुद एन ध्रुव बन गया। देख लो, एन ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा। माने अब अगर हम इस चुंबक के एन ध्रुव को इस कुंडली की ओर लाना चाहते हैं तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस एन के प्रतिकर्षण के कारण कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य हमको कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। जितना कार्य हम करेंगे कुंडली की ओर एन ध्रुव को लाने में, है ना, इतने ये ही जो कार्य है ये कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाता है। इस बात को हम एक बार और देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग और सरल बात है। ये कुंडली रही जिसमें धारा मापी जुड़ा है, कुंडली को सी से लिख दिया, कॉइल को सी से लिखा, बंद कुंडली है। चुंबक के एन ध्रुव को हम कुंडली की ओर लाएंगे। जब ये गति करता रहता है एन ध्रुव की ओर, तो ये एन ध्रुव जब कुंडली की ओर गति करता रहता है तो कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज धारा बहती है, जिससे कुंडली एन ध्रुव की भांति व्यवहार करती है। अब चुंबक के एन ध्रुव को अगर कुंडली के पास लाएंगे तो कुंडली का एन ध्रुव, कुंडली जो एन ध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा जो फलक, उस एन ध्रुव का चुंबक के एन ध्रुव का विरोध करेगा, इस गति का विरोध करेगा। तो क्या होगा, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली की ओर लाने में। ये कार्य हमको कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में और दिखाई देने लगता, प्रकट हो जाता। दूसरा चित्र देखने, मान लो मैं एन ध्रुव को दूर ले जा रहे, ये एन ध्रुव है और इसे हम कुंडली से दूर मान लो ले जा रहे। अगर कुंडली से दूर ले जाते तो कुंडली में धारा की दिशा उलट जाती है, उल्टी क्रिया कर रहे, हम दूर ले जा रहे तो कुंडली में धारा की दिशा उलट जाती है, क्लॉकवाइज धारा हो जाती है। जहाँ क्लॉकवाइज धारा बहती है, अरे वो तो दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो कुंडली का ऊपरी फलक जो चुंबक के एन ध्रुव की ओर है, यह दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। अब हम एन ध्रुव को, चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाना चाहते हैं तो कुंडली का एन ध्रुव उसे आकर्षित करेगा। माने अब चुंबक को अगर कुंडली से परे हटाना तो भी कुछ कार्य करना पड़ेगा।
इस एस ध्रुव के आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य ही हमको यहाँ पर कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये लेंज नियम की बात अब इसके आधार पर हम करें। यहाँ देखो एन ध्रुव पास ला रहे हैं तो भी विरोध हो रहा है, और एन ध्रुव जोड़े जा रहे हैं तो भी विरोध होता है। तो लेंज कहते हैं इसी बंद परिपथ में या बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है, ये उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से उत्पन्न होता है। फिर से देख लें, बंद कुंडली या बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है, ये कुंडली उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो देख लें एक बार फिर से लेंज का नियम। लेंज का नियम किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ये नियम कहता है यदि किसी बंद परिपथ या बंद कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से उत्पन्न होता है। ये एन ध्रुव हम चुंबक का पास ला रहे हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करेगा, एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करेगा, और एन ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं तो भी उसका विरोध करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा माने धारा की, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है, ये उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होता है। इस नियम को लेंज का नियम के नाम से पुकारते हैं। माने लेंज नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि ये उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से खुद उत्पन्न होता है। जिस कारण उत्पन्न हुआ उसी कारण का विरोध करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है, ये उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होता है। ये हमने बात कही। अब प्रेरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वप्रेरण कहलाता है और दूसरा अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। स्वप्रेरण को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण को म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से पुकारते हैं। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, पहले प्रकार का प्रेरण स्वप्रेरण कहलाता है। इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। दूसरा अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल और इंडक्शन कहते हैं इसको। ये दो प्रकार के प्रेरण होते हैं। चलो पहले स्वप्रेरण की बात करना चाहते हैं। माना कि ये कोई चालकदार की कुंडली है, इसमें एक चलो परिवर्ती प्रतिरोध लगा लेते हैं, ये सेल वगैरह जोड़ ली, बैटरी जोड़ ली हमने, ये दाव कुंजी जोड़ ली है और एक परिपथ हमने पूरा कर लिया। एक और इसी प्रकार का चित्र बनाऊंगा साथ में ताकि आगे हमको समझने में और सुविधा हो जाए। बिल्कुल ऐसे चित्र मैंने दूसरा बना दिया, यहाँ पे देख रहे हैं अपन, इसमें दाव कुंडी जोड़ दी हमने। ये परिवर्ती प्रतिरोध को रियोस्टेट कहते हैं, RHC प्रदर्शित करते हैं। बैटरी को B लिखते हैं, चलो E लिख देते हैं इसको, कुंजी को K लिख दें। दूसरे चित्र में भी यही है, परिवर्ती प्रतिरोध और ये बैटरी जिसे E लिखा, कुंजी को K। अब पहला जो चित्र है इसमें जैसे ही हम कुंजी दाव कुंजी को जोड़ते हैं तो क्या होगा, जिस क्षण दाव कुंजी जोड़ी है, जब दाव कुंजी जोड़ी गई थी, ये जो यहाँ पर L प्रेरक कुंडली है या चालक कुंडली है, इसमें कोई धारा नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने दाव कुंजी जोड़ी है, इसमें तत्क्षण धारा प्रवाहित होगी और जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली L से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा।
धारा प्रवाहित होती तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जिस क्षण ये धारा प्रवाहित हुई है उस क्षण इसमें फ्लक्स में परिवर्तन, बल्लेखों की संख्या में परिवर्तन हुआ, इसलिए उस क्षण इसमें विपरीत दिशा में भी धारा उत्पन्न हो गई। ये जो धारा विपरीत दिशा में उत्पन्न, इसको प्रेरित धारा के नाम से पुकारे। लेकिन ये कब तक होगी? जब ये परिवर्तन हुआ, अभी कोई नहीं थी, यहाँ पर धारा नहीं बह रही थी, मुख्य धारा आई नहीं बह रही थी, तो प्रेरित धारा भी नहीं। और जिस क्षण जोड़ा है उस क्षण धारा भाई, उस क्षण इसमें प्रेरित धारा होगी। लेकिन कुछ जोड़ रहे हम तो मुख्य धारा एक समान हो जाएगी, माने फ्लक्स परिवर्तन बंद हो जाएगा, तो प्रेरित धारा भी खत्म हो जाएगी। तो प्रेरित धारा केवल कब होती? जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए, कोई हमने कुंजी जोड़ी नहीं थी, तो मुख्य धारा, सेल की धारा भी नहीं थी, आई धारा भी नहीं थी। जिस क्षण कुंडी जोड़ी उसी क्षण ये धारा बहेगी एल कुंडली में से, और जिस क्षण इसको जोड़ा ठीक उस क्षण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी विपरीत दिशा। मुख्य धारा तो लगातार बहती रहेगी, लेकिन प्रेरित धारा लगातार नहीं बहेगी। ये प्रेरित धारा केवल उस क्षण होगी जिस क्षण इसको हमने जोड़ा है, माने जिस क्षण इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। धारा में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, धारा नहीं बह रही तो फ्लक्स नहीं। जिस क्षण कुंजी जोड़ी तो उस क्षण धारा बही है, उस क्षण धारा प्रारंभ में बहना इसमें, उस क्षण फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो केवल उस क्षण प्रेरित धारा होगी, हमेशा प्रेरित धारा नहीं रहेगी। जब ये मुख्य धारा कांस्टेंट हो जाएगी, नित्य हो जाएगी, तो प्रेरित धारा अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब देख लें तो प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी? मुख्य धारा के विपरीत होगी, यही लाइन जी कहते हैं। लेकिन ये जुड़ी हुई कुंजी खोल दे हम, जब कुंजी जोड़ी हुई थी तो धारा बह रही थी, आई धारा बह रही थी, मुख्य धारा, लेकिन फ्लक्स परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसमें प्रेरित धारा नहीं है। अब लेकिन जिस क्षण कुंजी हम खोलते हैं तो मुख्य धारा अधिकतम से 0 होगी, अधिकतम से 0 होगी, तो धारा में परिवर्तन होगा, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये धारा किधर होगी? मुख्य धारा की दिशा में। कि जब हम धारा खत्म करना चाहते हैं कुंजी खोल के, तो प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध, मतलब बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जब हम ये जो है हमने देखा था, जब हम बंद करेंगे तो प्रेरित धारा मुख्य धारा को कम करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दोनों में देखने पर लेंज के नियम का पालन हो रहा है। तो पहला जो चित्र है, इसमें जब कुंजी जिस क्षण जोड़ते हैं उस क्षण कुंडली में मुख्य धारा आई होती है, प्रेरित धारा भी होती है, जो मुख्य धारा का विरोध करती, प्रेरित धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित कराती। लेकिन यहाँ देखें, जब बंद कुंडली को खोलते हैं हम, खोलेंगे तो मुख्य धारा खत्म होगी, आई से 0 हो जाएगी। जब मुख्य धारा 0 होगी, माने धारा की मान में परिवर्तन होगा, तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये किधर होगी? तो मुख्य धारा कम होना चाहती है, तो प्रेरित धारा इसे बढ़ाना चाहेगी, माने अभी धारा की मुख्य धारा की दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा, ये जो इस प्रकार का प्रेरण है, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। तो उसी कुंडली में मुख्य धारा है और उसी कुंडली में प्रेरित धारा है। इस प्रकार के प्रेरण को हम स्वप्रेरण के नाम से पुकारते हैं। जिस कुंडली में मुख्य धारा हो उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए फ्लक्स परिवर्तन के कारण। इस प्रकार का ये जो प्रेरण होता है इसको स्वप्रेरण कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरण, एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें हम, अन्योन्य प्रेरण की बात हम करना चाहते हैं। अन्योन्य प्रेरण जिसे म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से पुकारते हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए एक कुंडली ले ली, इसमें धारा माप जोड़ लिया, एक दूसरी कुंडली ले ली, इस कुंडली में हमने और परिपथ जोड़ लिया। चलो यहाँ पर ये परिवर्ती प्रतिरोध जोड़े लेते हैं, यहाँ पर कुंजी के जोड़े लेते हैं और इसमें सेल जोड़े लेते हैं। सेल जोड़ लिया अपन ने,
बैटरी जोड़ी और ये परिवर्तन पूर्ण कर दिए। कुंजी की थी, ये परिवर्ती प्रतिरोध है, ये बैटरी है, ये धारामापी, जी माने धारामापी, जैसे गैलोमीटर कहते हैं। अब देखें अपन जिस कुंडली में सेल जोड़ते हैं, जिस कुंडली में हम वायु स्रोत से धारा प्रवाहित करते हैं, ये प्राथमिक कुंडली कहलाती है। और जिसमें प्रेरण से धारा उत्पन्न होती है वो द्वितीय कुंडली कहलाती है। अब यदि ये कुंजी हम जोड़ेंगे तो प्राथमिक में जो धारा प्रवाहित होगी, जिस क्षण प्राथमिक में धारा प्रवाहित होगी उस क्षण द्वितीय कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये धारा अन्योन्य प्रेरित धारा कहलाएगी। अन्योन्य प्रेरित धारा, मैंने कहा इसको अन्योन्य प्रेरित धारा के नाम से पुकारेंगे अपन। तो अन्योन्य प्रेरित एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो तो पास में इसकी दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, माने प्रेरित धारा बहने लग जाए। इस घटना को अन्योन्य प्रेरित। फिर देखो स्वप्रेरण में उसी कुंडली में मुख्य धारा बहती है, उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये घटना स्वप्रेरण कहलाती है। और अन्योन्य प्रेरण एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण के नाम से पुकारते हैं। तो प्रेरण हमने दो प्रकार का पढ़ा, एक स्वप्रेरण कहलाता है, एक अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। अब स्वप्रेरण के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। हमको पता है कि फ्लक्स को फाई से और धारा को आई से प्रदर्शित करता है। और जब किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, माने आसपास फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्स माने चुंबकीय बल रेखाओं के मान में भी परिवर्तन होगा। अगर ज्यादा शक्तिशाली धारा प्रवाहित करेंगे तो ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा, ज्यादा बल रेखाएं उत्पन्न होगी। अगर धारा ज्यादा शक्तिशाली होती है तो ये जो तीव्रता काय की धारा के समानुपाती, ज्यादा धारा शक्तिशाली है तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी तीव्रता भी अधिक होगी। तीव्रता अधिक होगी मैंने फ्लक्स अधिक होगा। तो सीधी बात हम इन दोनों से लिखे कि किसी चालक में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो उस चालक में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। उस चालक में हो चाहे दूसरे चालक में अन्योन्य प्रेरण हो, स्वप्रेरण दोनों, अन्योन्य प्रेरण दोनों में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है। और अगर हम समानुपात का चिन्ह हटा दें, जब कभी समानुपात का चिन्ह हटाते नियतांक आता है, या नियतांक को स्वप्रेरण में नियतांक को L से प्रदर्शित करते हैं और इस नियतांक को स्वप्रेरण गुणांक के नाम से पुकारते, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और इस आधार पर अगर हम L के लिए लिखें तो L बराबर फाई बटी आई आएगा, आई का तिरछा गुणा करना। इसलिए स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक होगा फाई का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है और आई का एम्पियर होता है। इसलिए एल का जो मात्रक है वेबर प्रति एम्पियर हो जाएगा। वेबर प्रति एम्पियर, इसे हेनरी के नाम से भी पुकारते हैं। इसे हेनरी नाम के वैज्ञानिक के सम्मान में वेबर प्रति एम्पियर को हेनरी के नाम से भी पुकारते हैं। तो देख लें अपन, किसी चालक में उत्पन्न फ्लक्स उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समानुपात हटाएंगे नियतांक आएगा। ये नियतांक L हमने लिखा है, इसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। L बराबर फाई बटी आई आ जाएगा पहली समीकरण से, आई का तिरछा गुणा करने पर। अब L का मात्रक लिखें अपन, ऐसा ही मात्रक, तो फ्लक्स का वेबर होता है, धारा का एम्पियर, तो L का जो ऐसा ही मात्रक होगा वेबर प्रति एम्पियर होगा। इसे हम हेनरी के नाम से भी पुकारते हैं।
ये हमने देख लिया। एल के लिए हम देख रहे हैं एल बराबर 5/I और ये हो जाएगा वेबर प्रति एम्पीयर से है, ठीक है। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, पहला नहीं द्वितीय नियम से E बराबर -d∅/dt होता है। और अगर इसमें हम फाई का मान समीकरण 1 से लिखे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से फाई का मान लिख लो, सादा बात है। तो E बराबर माइनस आएगा, d/dt आएगा और फाई की जगह Li लिखेंगे। चलो L को हम बाहर लिख लेते हैं के, तो L आ जाएगा और di/dt आ जाएगा और एक ऋण का चिन्ह लगा हुआ, तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। E बराबर -L/di/dt। ये तीसरी समीकरण आ गई। इससे भी हम L का सूत्र बना सकते हैं। अगर L के लिए लिखें तो L बराबर -E/dt और बटे di हो जाएगा। इसको लिखिए, इसका मात्रक L बराबर देखने अपन -E और बटे में लिखेंगे di/dt लिखेंगे। ये आ जाएगा। E को वोल्ट में व्यक्त करते हैं SI पद्धति में और di को हम एम्पियर में, धारा है एम्पियर में व्यक्त करेंगे और समय को हम सेकंड में व्यक्त करेंगे। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड ये देख लिया अपन ने। ये इसका SI मात्रक योग भी हम व्यक्त कर सकते, स्वप्रेरण गुणांक की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हम L के लिए दो मात्रक भी लिख लिए हमने, दोनों एक ही बात हमें से। अब हम L की परिभाषा भी कर सकते हैं। L बराबर हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 4 से। देखिए अपन L बराबर -E कब, यदि धारा के परिवर्तन दर di/dt का मान 1 हो। di/dt माने धारा की परिवर्तन दर, तो अगर di/dt का मान 1 हो माने 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। यहाँ लिखते हैं di/dt को हमने 1 लिख दिया, तो ये L बराबर -E हो जाएगा। अब इस समीकरण की सहायता से हम स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। देख के पढ़ रहे हैं अपन, देख लो आसान बात। स्वप्रेरण गुणांक का मान बराबर होता है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के जो किसी बंद पटपट में धारा के एकांक परिवर्तन की दर से उत्पन्न होता है। फिर से देखिए, स्वप्रेरण गुणांक का मान बराबर होता है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के जो किसी बंद कुंडली या बंद पटपट में 1 एम्पियर प्रति सेकंड धारा के परिवर्तन की दर से उत्पन्न होता है। ये स्वप्रेरण गुणांक की हमने परिभाषा भी पढ़ी। तो हमने स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, इकाई हमने दोनों चीजें पढ़ ली है और कल हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक को पढ़ेंगे।